करता है। जहां बुनाई का हर ताना बाना सौंदर्य का स्वर रचता है, वहीं पत्थरों पर इतिहास अपनी अमर गाथाएं कहता है। मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण मूर्तियां मानो शाश्वत संवाद कर रही हैं। कहीं देव कथाएं जीवंत होती हैं, तो कहीं खगोलीय गणनाएं अपनी सूक्ष्मता से चकित करती हैं। इन संरचनाओं के पीछे छिपा रहस्य केवल धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि विज्ञान, कला और दर्शन का अद्भुत समन्वय भी है। हर होमस्टे में एक परिवार का अपनापन, संस्कृति की झलक और गांव कस्बों की सहजता दिखाई देती है। वहीं सफारी जीवन भर की स्मृति बन जाती है। झरनों की धूम, वनों की बात, इतिहास की गाथा, संस्कृति का साथ, सौंदर्य का हर रंग यहां समाता है। आओ, मध्य प्रदेश तुम्हें बुलाता है। ये ग्वालियर चंबल सागर संभाग की विशेषताओं को दर्शाती हुई छोटी फिल्म थी। अब पूरे मध्य प्रदेश के बारे में एक स्नैपशॉट देंगे, क्योंकि हमारे बीच में पूरे देश से आए हुए टूर ऑपरेटर्स और इन्वेस्टर्स और मीडिया के हमारे साथी भी आए हैं, नेशनल मीडिया के। उनकी जानकारी के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश, जो कि देश का दिल के रूप में जाना जाता है, ये अपनी हिस्ट्री और विरासत के लिए अभूतपूर्व यहाँ पे संभावनाएं संजोए हुए है। जैसा आप देख सकते हैं, करीब 700-750 के ऊपर मॉन्यूमेंट्स हमारे संरक्षित मॉन्यूमेंट्स हैं ASI या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मध्य प्रदेश ने पिछले 3-4 वर्षों में जो काम किया है, तो उसके कारण पूरे प्रदेश में 62 साइट्स हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, और जिसमें से 18 सिर्फ मध्य प्रदेश की शामिल की गई हैं, यानी 1/4 से ज़्यादा। तो ये दिखाता है कि हमारा इतिहास और विरासत कितनी समृद्ध है, और इसमें लगातार आगे भी काम चल रहा है। ग्वालियर को यूनेस्को ने सांगीतिक दृष्टि से महत्व उसका देखते हुए क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में इसको डिक्लेयर किया, और ऐसे पूरे विश्व में 54 शहर हैं, उनमें से ये शहर भी ग्वालियर शामिल हुआ, जो यहाँ की बहुत पारंपरिक ध्रुपद और गायन शैली के लिए जाना जाता है, तानसेन के लिए जाना जाता है, बैजू बावरा के लिए जाना जाता है। इन सारी सांगीतिक परंपराओं को वैश्विक पटल पर अंकित करने के लिए यूनेस्को की ये पहल मध्य प्रदेश के लिए और ग्वालियर के लिए खासतौर से बहुत गौरव का विषय है। इसी प्रकार से आगे भी इसमें बहुत सारे काम होने वाले हैं, और बहुत सारे हमारे जो टाउन्स हैं, छोटे टाउन्स, मांडू, ओरछा, चंदेरी, बुरहानपुर, खजुराहो, ये आपको एक इतिहास की दृष्टि से उस समय में ले जाते हैं टाइम मशीन में, और आपको दिखाते हैं कि कितना समृद्ध विरासत हमारे प्रदेश में है। जहाँ तक पर्यावरण की बात करें, वनों की बात करें, तो हम पूरे देश के दिल ही नहीं हैं, लंग्स भी हैं। सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया किसी प्रदेश में है तो वो मध्य प्रदेश में है। लगभग 30% हमारा एरिया जंगलों से आच्छादित है। चूँकि जंगल इतने अच्छे हैं और बहुत अच्छे वेल कंजर्व्ड हैं, इसलिए यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी सबसे अच्छी है, और इसीलिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर, लेपर्ड और सभी प्रकार के वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पर है बहुत प्रसिद्ध है, और पूरे देश विदेश से लोग देखने आते हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स किसी प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में है, 12 नेशनल पार्क्स। टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है। बायोस्फीयर रिजर्व 3 सबसे ज़्यादा किसी प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से नेचर यहाँ पर चारों ओर अपनी छटा बिखेरता है, और सौंदर्य जो उसका है अप्रतिम है। जो लोग आते हैं देश विदेश से, वो अभिभूत हो जाते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, लाइव तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। शुक्ला जी
अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गए माननीय सांसद भारत सिंह जी, दूसरे सांसद माननीय शिवमंगल सिंह। तो इस मंच पर विराजमान जयप्रकाश राजौरिया जी, मंच के सामने विराजमान प्रीतम सिंह लोधी जी, माननीय शिवपुरी, माननीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, माननीय विधायक रमेश खटीक जी, महेंद्र सिंह यादव जी, मंच पर विराजमान सुप्रसिद्ध अभिनेता पीयूष मिश्रा जी, वो भी निकले साथ पीयूष जी, तबीयत थोड़ा उनकी नासाज है। इस अवसर पर सुभाष सचिन गोयल जी, रवि गोसाई जी, अमरनाथ जी, विकास अहुलवालिया जी, चेतन बोहरा जी, अंकुर माहेश्वरी जी, रतीश नंदा जी, विनीत मिश्रा जी, वाइस प्रेसिडेंट एक्का कौर, सुनील गुप्ता जी, नवनीत शर्मा जी, मुकेश अग्रवाल जी, असद लाल जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी और हमारे सभी पीएस शिवशेखर शुक्ला जी सहित सभी एमपी टूरिज्म के और स्थानीय प्रशासन के अलग अलग अधिकारीगण, आप सब। राजनीतिक क्षेत्र में तो भाषण की अच्छी लंबी आदत होती है, लेकिन व्यापारियों को बड़ा कठिन जाता होगा यहाँ जितने बैठे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने इस अनुभव का भी आनंद लो। कभी कभी व्यापार व्यवसाय के साथ साथ लोकतंत्र में विचारों के इस यज्ञ में जो यात्रा होती है उसके यात्री आप भी कभी कभी बनो। हम तो आपके व्यवस्थाओं का उस बात को समझने का आनंद भी लेते हैं और हमारे लिए भी ये मंच वालों के लिए भी अटपटा लगता है। बार बार उठो, एमओयू करो, बार बार उठो, फिर एक डिस्प्ले, एक दूसरा डिस्प्ले। लेकिन ये सच्चे अर्थों में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज का दिन तो और खास है। आज हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लघु मध्यम, आज इनका एमएसएमई या मध्यम से जोड़ करके जो इंडस्ट्री लग रही है उसका विशेष दिवस भी है। और यहाँ चंबल के अंचल में, ग्वालियर क्षेत्र में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, मुझे मालूम नहीं आखिरी बार कभी हुई हो, पहले कभी हुई है क्या? हाँ, पहली बार हुई है। और जो हुई है तो ऐसी हुई है कि धांसू हो गई। जोरदार ताली बजा करके। दिल्ली के पास में इतने नजदीक, और केवल दिल्ली नहीं, हमारे पास में आगरा, मथुरा, आप लाइन से उठाकर देखें तो देश की राजधानी के सबसे नजदीक का ये केंद्र है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से गोकुल वृंदावन मथुरा का बिल्कुल नजदीक का क्षेत्र है। ऐतिहासिक अलग प्रकार के हमारे पिछले अतीत के उस दौर का जब आगरा भी राजधानी हुआ करती थी और शिवाजी महाराज के उस पराक्रम से लेकर कई कारण से ये केवल आगरा नहीं, ग्वालियर का खुद का राजा मानसिंह तोमर का बना हुआ किला और उसकी अपनी गाथा, आज भी ऐसा लगता है कि मानो आसमान से उड़ करके कोई एक स्वर्ग का टुकड़ा यहाँ किले के रूप में आ गया। और जोरदार अभिनंदन करें चारों तरफ से दूर दूर तक राजा मानसिंह का किला, क्या आनंद के साथ, और उसकी जो कलर की टाइल्स, आज भी ऐसा लगता है कि ये सारे एशियन पेंट्स, वो पेंट्स, ये पेंट सब गए काम से। कहाँ लग रहा है उनके आगे? कौन सा कलर लगाया होगा, कैसे उस समय काम किया होगा। और अतीत के ग्वालियर का इतिहास भी इतना समृद्ध है कि यहाँ का राजा का सामर्थ्य भी कैसा होगा। जब अपने सामर्थ्यशाली राजाओं के उस दौर के अंदर, जब ये बात तो सही है कि वो चुनौती का काल भी था, लेकिन बड़े बड़े सत्ताधीशों का अगर खराब समय आया और उनको बंदी गृह में जाना पड़ा तो पूरे देश में एकमात्र किला जो अच्छे अच्छों को यहाँ के किले के अंदर में ही वो उनका उस दौर के आधार पर, पता नहीं क्या सुरक्षा की व्यवस्था थी, क्या कारण था, कैसा था, लेकिन ये भी वो स्थान है जहां आध्यात्मिक रूप से हमारे सिख समाज के गुरु ने न केवल अपने आप को दाता बंदी छोड़ की उपाधि पाई, लेकिन अपनी उपाधि के साथ साथ पूरा जेल खाली करवा दिया। न कि या तो सबको छोड़ो या मैं भी नहीं जाने वाला।
दिवाली का वो उस समय का दृश्य कैसा अद्भुत हो गया होगा, जब वो एक कठिन दौर में, जब कोई बंदी छूटने की तो बात छोड़ो, वो अपने सिर के ऊपर गर्दन तक सुरक्षित नहीं रख पा रहा था। जिसको बाहर जाना है, इसका मतलब गर्दन तन से जुदा होने वाला दौर था। ऐसे कठिन दौर में भी ग्वालियर के अंदर ऐसे आध्यात्मिक ताकत का अपना एक प्रकटीकरण हुआ। कई कारण से, कई प्रकार से यहाँ की विशेषता, और न केवल यहाँ की विशेषता बल्कि पूरे अंचल की विशेषताओं पे बात कर सकते हैं। आपने भी लघु प्रकार से ये भी समझने का प्रयास किया। हमारा 4 घंटे इसी बात का प्रेजेंटेशन में जा रहा है, लेकिन एक एक चीज, एक एक बात को देखें तो अभी यहाँ इनकी अलग से वीडियो में बताया था मितावली पड़ावली। अब मितावली पड़ावली वो 64 योगिनी का मंदिर असली में मंदिर नहीं है, वो हमारी पुरानी लोकसभा का पूरा भवन की प्लानिंग है, जिसके आधार पर वो अपनी पार्लियामेंट दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र करके पहचानी गई। वो जो डिजाइन है, वो डिजाइन की कॉपी यहां से गई है, तब जाके वो डिजाइन 1912 में जब दिल्ली बनने लगी। दीपम ज्योति नमोस्तुते। उसका विशेष दिवस भी है। और यहाँ चंबल के अंचल में, ग्वालियर क्षेत्र में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, मुझे मालूम नहीं आखिरी बार कभी हुई हो, पहले कभी हुई है क्या? हाँ, पहली बार हुई है। और जो हुई है तो ऐसी हुई है कि धांसू हो गई। जोरदार ताली बजा करके। दिल्ली के पास में, इतने नजदीक, और केवल दिल्ली नहीं, हमारे पास में आगरा, मथुरा, आप लाइन से उठाकर देखें तो देश की राजधानी के सबसे नजदीक का ये केंद्र है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से गोकुल वृंदावन मथुरा का बिल्कुल नजदीक का क्षेत्र है। ऐतिहासिक अलग प्रकार के हमारे पिछले अतीत के उस दौर का, जब आगरा भी राजधानी हुआ करती थी, और शिवाजी महाराज के उस पराक्रम से लेकर कई कारण से ये केवल आगरा नहीं, ग्वालियर का खुद का राजा मानसिंह तोमर का बना हुआ किला और उसकी अपनी गाथा, आज भी ऐसा लगता है कि मानो आसमान से उड़ करके कोई एक स्वर्ग का टुकड़ा यहाँ किले के रूप में आ गया। और जोरदार अभिनंदन करें चारों तरफ से दूर दूर तक राजा मानसिंह का किला, क्या आनंद के साथ, और उसकी जो कलर की टाइल्स, आज भी ऐसा लगता है कि ये सारे एशियन पेंट्स, वो पेंट्स, ये पेंट सब गए काम से, कहाँ लग रहा। दीपम ज्योति नमोस्तुते। मेरा आप सभी से निवेदन, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सबका स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सभी के आदर्श, हम सभी के प्रेम मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। दीपम ज्योति नमोस्तुते। हमारी पुरानी लोकसभा का पूरा भवन की प्लानिंग है, जिसके आधार पर वो अपनी पार्लियामेंट दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र करके पहचानी गई। वो जो डिजाइन है, वो डिजाइन की कॉपी यहां से गई है, तब जाके वो डिजाइन 1912 में जब दिल्ली बनने लगी तो वो लोकसभा का हमारा उस समय का स्थापत्य बना। और मुझे तो और इस बात की खुशी है कि वो हमारा यहाँ का ये पूरा निर्माण बना, और नई हमारी लोकसभा भी बनी। वो विदिशा के पास का हमारा विजयपुर मंडल का ही मंदिर का पूरे कॉपी आधार से दिख रही है। तो ये हमारा स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। राष्ट्रपति भवन का ऊपर का डोम इसी सांची स्तूप का वो कॉपी।
और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में स्वदेशी से स्वावलंबन विषय पर आयोजित संगोष्ठी से देखिए सीधी तक। स्वदेशी से ओतप्रोत भाइयों बहनों पत्रकार साथियों मित्रों, आज एक साथ दो सुखद संयोग है। आज राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस भी है। मेरी अपनी ओर से स्वदेशी के इस स्वावलंबन वाली कार्यशाला में उस भाव के आधार पर ये हमको ज्यादा सार्थकता प्रदान कर रहा है, उसके लिए मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। अब आज का समय तो इतना अच्छा है, वैश्विक स्तर पर हमसे ज्यादा हर एक कोई देशवासी इस बात को समझ रहा है कि आज के दौर में स्वदेशी के भाव को कभी कभी जैसे वर्षा ऋतु का लाभ मिलता है कि हमारे यहाँ आम समय की फसल के बजाय वर्षा ऋतु की फसल स्वतः केवल बीज डालने की जरूरत है, बाकी परमात्मा अपने आप बढ़ाता है। आज का अनुकूलता देश भर में ये है कि जैसे हमारे स्वदेशी के बीज का अपने आप दिख रहा के फलता फूलता माहौल वातावरण और हमारी उस भावना के बलबूते पर हमसे ज्यादा हमारे विरोधी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनको समझ नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या करे, लेकिन ये बात भी सही, सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक हमारे लिए ये स्वदेशी की भावना है और परमात्मा की दया है। हमारा कल्चर शुरू से ही इस बात से ही चलता है। सनातन संस्कृति के आदिकाल के समय से हमारे गांव आत्मनिर्भर, गांव के अंदर मैं जब 1992 के समय विद्यार्थी परिषद के सीड प्रोजेक्ट में गया था, एक महीने जब हम अपने ट्राइबल की बेटी में घूमे, सच में मैं पहली बार उसमें आश्चर्य से हुआ कि उन्होंने कहा हम केवल नमक लेने नीचे जाते हैं। मेरे थोड़ा हम अपन मालवा के लोग थे, हमने कहा नमक लेने जाते हैं, बोले हम पूछ के नीचे से लाते, बल्कि गांव के गांव भी उनका ऐसा कहना कि ये जो गांव हमारे जहां हम रहते हैं उस गांव के आसपास में जंगल थोड़ी जमीन बना करके 10-15 साल उसमें रहते, बाद में गांव का गांव शिफ्ट हो जाता दूसरे और वो आनंद से रहते। तो हमने कहा ये कैसे, बोले हम कपड़े भी बना लेते, कपड़े भी सब कुछ लेते थे, बाकी फसल सब्जी बाकी अपनी सारी दुनियादारी केवल नमक पे नहीं किया। तो ये बाकी हमारा कल्चर कितना अलग प्रकार का कैसा था और गांव के गांव अंदर हमारे सभी प्रकार के लघु उद्योगों के भरोसे थे, जिसकी आवश्यकता जो है वो सब गांव में मिलता है। और ये आज के दौर में अब थोड़ी टेक्नोलॉजी बदली है तो भी भारतीय टेक्नोलॉजी खूब मजा लेगी। मतलब हमसे तो पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि क्या हाल है हमारे स्वदेशी के, वो प्रमाण पत्र रहेगा जिसके भरोसे से हम अपनी प्रतिभा के बलबूते पर। और ये एक बार नहीं, ये हमेशा कितना आनंद आता है जब हमारे अपने मिसाइल मैन का जमाना याद करें कि हमारे अपने प्रतिभा के बलबूते पर इतना अच्छा लगता था जब वो बात आती थी एक परमाणु का धमाका हुआ और कुछ विदेशी लोगों ने संपर्क किया, अटल जी ये नहीं चलेगा, दूसरे दिन फिर हो जाता है, फिर वो दूसरी बात होती है अटल जी ये नहीं चलेगा, तीसरे दिन फिर हो जाता है। बोल नहीं रहे थे, हमारे बम बोल रहे थे कि भारत का स्वाभिमान कहा जा रहा है, ये एहसास होता है। ऐसे ही हमारे अपने देश के अंदर ये आज का समय भी ऐसा है, हमारे उस भाव को समझने के लिए हमारी भी अलग अलग नीतियां बोल रही है, बोल कुछ नहीं रहे, जो किसको करना करो, लेकिन चलो हमारे पास और भी तो विकल्प है और ये विकल्प ही स्वदेशी हमारी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर इस देश ने अपनी जो भी पहचान बनाई और खास करके कृषि क्षेत्र में हमारे सभी प्रकार के लघु उद्योगों को बचाने के लिए जिस ढंग की लड़ाई अभी देश लड़ रहा है, वाकई ये स्वदेशी से ओतप्रोत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, श्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, हम कभी सुनते समझते और आज के दौर में हमारे देश को जब तीसरी आपकी ताकत बनने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो सच में इसमें देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान तो हमारी जीवन शैली का। ये बात सही है, सरकारों की अपनी भूमिका होती है, सरकार की पॉलिसियां होती, लेकिन सरकार की पॉलिसियों के साथ समाज की जागृति जो चाहिए और समाज की जागृति का जो अपना अंदर का कल्चर है उसके आधार पर हम सदैव इन सारे संघर्षों से निकल के बाहर आते। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्वदेशी के माननीय आज मोहन नागर जी को बधाई देता हूँ। मुझे मालूम नहीं पड़ा, 1 साल हो गया, 363 में ऐसा लगा कल की बात
अभी अभी अपॉइंट करा, लेकिन आपके माध्यम से आपका साल देता तो मेरे तरफ भी आपकी बात के लिए भी बड़ा होता। मेरे को ध्यान में आ रहा है कि अच्छा मेरा साल से ऊपर हो गया। और इसमें लोकसभा भी हो गए, सारी हमारी आम सभा लोकसभा सब चल रही है। मैं मान के चलता हूँ कि ये आज लक्ष्मीला जी और यहाँ मौजूद है, सुंदरम जी मौजूद है। मुझे बताया गया कि कई सारे हमारे गोष्ठी में वक्तागण भी अपने अपने विचार रखने वाले हैं। जैसे मैं अपनी ओर से आप सबका मध्य सरकार की ओर से भी अभिनंदन करता हूँ और ये विचार जरूर देता हूँ कि आपने और आपको सबके भाव से आज का समय वाकई ये और साल के आजादी के पहले से स्वदेशी के भाव के बलबूते पर हमने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी और समाज को भी जागृत करने का एक बड़ा संघर्ष का इतिहास है। और स्वदेशी के भाव में ये अवरोध आते रहते, ये अवरोध समय अपने आप ठीक कर देता है। हमने आजादी की लड़ाई में भी जब तक गणपति जी नहीं आए तब तक आनंद नहीं आया। गणपति जी के आने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने जो लड़ाई लड़ी वो स्वदेशी की भावना देश भर में ओत-प्रोत हुई। और अभी भी गणेश जी का समय चल रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ ये धूमधाम से होती रहेगी, इसका आनंद आता रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर विनम्रता के साथ कि मुझे एक नीचे की इसी में कार्यक्रम में जुड़ना और उसके तुरंत बाद मेरे लगातार कार्यक्रम में हमारी सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि आज मैं अपनी रीजनल ट्रस्ट की कॉन्क्लेव टूरिज्म के सेक्टर में जा रहा हूँ। हमने अपनी सरकार के माध्यम से वो सब करने का प्रयास किया है जो स्वदेशी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे अपने उदाहरण के लिए केवल एक प्रयोग बताना चाहूँगा। उज्जैन जहाँ से मैं विधायक हूँ, वहाँ विधायक में मैं आपको बताना चाहूँगा सबके ठीक है 1233 में हम कमजोर थे तो महाकाल का मंदिर तोड़ दिया गया। हमारे शासक मजबूत हुए, 250 साल बाद महाकाल का मंदिर बन गया। अब महाकाल का मंदिर तो 250 साल पहले बना था, लेकिन जैसे बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि काशी का कॉरिडोर बना करके उन्होंने काशी के अंदर हमारी एक अलग प्रकार की आस्था और वर्तमान के दृष्टि से हमारा आकर्षण खड़ा किया। हमने उसी दिशा में थोड़ा आगे बढ़ते हुए केवल बाबा महाकाल और महाकाल के भगवान शिव के परिवार की गाथाओं को मूर्तिबद्ध रूप से सामने लाने का प्रयास किया। अब उसमें वो रोचकता भी डाल दी जैसे भगवान के शिव की जो जीवन की लीला है। अब अपने ध्यान दिया था भगवान शिव के 2 विवाह हुए, आमतौर से हमको ध्यान ही नहीं आता, तो हमने वो 2 विवाह के प्रसंग रखे। पहला विवाह उनका सती माता से हुआ, दूसरा पार्वती जी से हुआ। फिर एक एक पुत्र उनकी और उनकी अलग कहानियां हैं। भगवान गणेश की अलग पूरे जीवन की लीलाएं हैं, कार्तिकेय की जीवन की लीलाएं हैं, भगवान का स्वयं का भी अपना जो आनंद है। जैसे उनके भगत भगवान को कितने प्रकार से आनंद भी लेते और कष्ट भी उठाते हैं। एक चित्र बनाया हमने मूर्ति के माध्यम से कि भगवान भोलेनाथ कैलाश में बैठे और उनका एक भगत हम सब जानते हैं दशानन रावण, उनने तो सिर पे उठा लिया पूरे कैलाश। वो इतने भगत पक्के और जब वो भगत ने अपना सिर को उठा करके अपनी भक्ति बताने का प्रयास किया तो भगवान शिव ने भी उसको धीरे से एहसास कराने के लिए केवल एक अंगूठा दबाया नीचे थोड़ा सा, तो वो रसातल में जाने लग गया। ये जो भगवान के हमारे होशियार भी है और हमको समझाते भी लेते हैं, तो कहीं कहीं क्या क्या चीज से क्या क्या संदेश देते पता नहीं है। लेकिन ये ऐसी घटनाओं को जोड़ने के बाद जब हमने ये अपना बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण किया तो हमारे उस अकेले एक अवंतिका उज्जैन में जो यात्री आ रहे हैं वो यात्री सब मिलाकर के 60-70 लाख पूरे साल के मानते अधिकतम। पिछले साल का ही टूरिज्म का आंकड़ा है 7 करोड़ लोग अकेले उज्जैन में आए। 7 करोड़। तो हमारी जिज्ञासा ही बड़ी है, लोगों का आनंद भी बड़ा है और इस तरह से हमारी ये जो वास्तव में राज्यों की सीमा लिमिट हो सकती है, देश की सीमा हो सकती है, लेकिन ये जो अंतरंग हमारी जो सांस्कृतिक धारा ये स्वदेशी के भाव के आधार पर हमको हमारे उस प्रकार के उस दौर में भी ले जाती है और पूरे देश की आंतरिक ताकत भी मजबूत करती है। और ऐसे में ऐसे कई प्रयोग हम कर रहे हैं। एक तरफ हमने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रकार हमारे अपने जंगल अपने जानवरों से आबाद हो, जानवरों की रक्षा करते हुए जानवर भी सब प्रकार अतीत के काल में 60-70 साल पहले चीता आखिरी में छत्तीसगढ़ में मारा गया था, लेकिन चीते पुनर्वसान का काम भी अभी वर्तमान में किया।
टाइगर तो ऐसे आ रहा दौड़ते भागते, ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं हो रही। आप भोपाल के आसपास के बाजारों तक भी पहुंच जाते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा लगता है, कभी कभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन ये हमारी एक सह अस्तित्व की भावना का प्रकटीकरण है। यहाँ हम अपने जियो और विनोदों की केवल बात नहीं कहते। तो हमने आज रीजनल इंडस्ट्री का उपयोग अपने ग्वालियर बेल्ट में की है, पहले रीवा में की थी। एक एक करके सभी सेक्टर में एमएसएमई, स्वदेशी, इस दृष्टि से जो आपका भाव है उस भाव को लेकर के हमने कहा कि हम बड़े से बड़े उद्यमी को भी बढ़ावा देंगे, लेकिन जो रोजगार आधारित उद्योग देगा उसको विशेष छूट, विशेष लाभ केवल बिजली के बिल में, भूमि में, ब्याज में नहीं। हमने पर लेबर भी अगर रोजगार आधारित उद्योग लगाता है तो 5,000 रुपये भाई में कोई भी होगा, सरकार उसकी पर लेबर की तनख्वाह अपने पास से देगी और वो रोजगार देने की बात है। ताकि हमारे अपने जैसे उदाहरण के लिए कॉटन, मैं कोयम्बटूर गया था, तो तमिलनाडु से ही आपको जानकारी है, तो कोयम्बटूर कपास हमारे यहाँ हो रहा है और कपास का हमारे यहाँ भी कारखाना खुलना चाहिए। और कारखाने खुलने के लिए पुराने समय बड़ी बड़ी मिल उज्जैन में, इंदौर में, ग्वालियर में, रतलाम में टेक्नोलॉजी बदल गई। टेक्नोलॉजी को अपने अपनाने के कारण से जो छोटी छोटी बात है, अब धागा बनाना है, धागे से कपड़ा बनेगा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स की तैयारी होगी, विदेश में निर्यात होगा। तो हमने कहा कि ये हमारा कॉटन का भी नहीं, धागा बने नहीं, कपड़ा बने, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसी इंडस्ट्रियां हमने चालू करी और छोटी छोटी इंडस्ट्री। अगर दूसरे मशीन आधारित उद्योग लगाओगे तो हम आपको लेबर के लिए कोई पैसा देने वाले नहीं, लेकिन रोजगार पर अगर आप अपने होटल भी डालो, अगर आप अपना हॉस्पिटल भी डालो, तो उसके लिए भी हम सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि उसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे सभी क्षेत्र में तो 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार देगी, कोई ऐसी फैक्ट्री डालता है। कई कारखाने खोल रहे हैं। आज की स्थिति ये हो गई कि गोकुल, वर्धमान और ऐसे बहुत सारे नाम ले, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जिसमें बड़े प्रकार से लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और ये भी नहीं केवल हमें बड़ी इंडस्ट्री में ही दे रहे हैं, आगे जाकर के हमने लघु कुटीर उद्योग को अपने घर में भी खड़ा करें, घर से भी उनको मदद करें। ऐसी कई प्रकार की योजनाओं को लेकर के स्वदेशी जागरण मंच के साथ में भी पूरी दिन अपनी ऐसी प्रदर्शनी लगाएंगे, जिसके आधार पर हमारी लघु कुटीर उद्योग कैसे कैसे काम कर रहा है, इसकी जागृति भी सबको आएगी। आज तो इतना ही कहते हुए कि मुझे और कार्यक्रम में जाना, आपसे विदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि संकल्प हम सबको स्वदेशी का संकल्प के साथ में शपथ दिलाएं। सब लोग उसको मजबूत करने के लिए शपथ नहीं लेता होगा। स्वदेशी का संकल्प, मैं संकल्प करता हूँ कि अपने देश को समृद्ध एवं विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करूंगा। मैं स्वदेशी से स्वावलंबी संकल्प सिद्धि हेतु स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करूंगा और उनका उपयोग करने के लिए मैं अपने मित्रों, परिवारजनों एवं समाज को स्वदेशी उत्पादों के बारे में जागरूक करूंगा तथा स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जनसंचार के माध्यमों से उपयोग करूंगा। मैं अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रयत्न करूंगा। भारत माता की अत्यंत आभार। मैं स्मृति चिन्ह के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूँ
और कार्यपालक निदेशक महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी को गणपति जी की प्रतिमा हमारे जनज्ञान परिषद की प्रति को आप संजो कर ही यहाँ से प्रस्थान करें। आभार प्रदर्शन के लिए माननीय कार्यपालक निदेशक डॉक्टर कपिल। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। छतरपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए। देखिए कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें। क्षेत्रीय विधायक श्रीमती ललिता यादव और उनके परिवार के लोग पारंपरिक स्वागत माननीय मुख्य अतिथि महोदय का कर रहे हैं। इसके बाद प्रेम गुप्ता जी, पप्पू भैया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। प्रेम कुमार गुप्ता, पप्पू भैया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। प्रेम कुमार गुप्ता, पप्पू भैया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। पूर्व विधायक जो हमारे बीच मौजूद हैं वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। श्री प्रद्युम्न सिंह लोधी, माधवेंद्र सिंह जी, उमेश शुक्ल जी बड़ी माला से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। और इसके बाद आयोजक समिति के राजू और अशोक के नेतृत्व में बड़ी माला से स्वागत होगा। आयोजन समिति के राजू और अशोक के नेतृत्व और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिला पदाधिकारी जो हैं जिलाध्यक्ष श्री चंद्रभान सिंह, उपाध्यक्ष सभी जिला पदाधिकारी बड़ी माला से स्वागत करेंगे दो भागों में।
बड़ी माला से स्वागत हो रहा है। सभी जिला पदाधिकारी आ जाए, बड़ी माला से स्वागत कर जाए। आप जल्दी जल्दी चले आइए, जल्दी आइए। बड़ी माला जिला पदाधिकारी सब जिनके नाम उद्घोष किए गए हैं कृपया जल्दी से मंच पे पहुंचे और इसके बाद यादव समाज के द्वारा बड़ी माला से स्वागत किया जाएगा। यादव समाज के लोग मंच पर आ जाएं, बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। यादव समाज के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। यादव समाज के द्वारा बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है। बड़ी राखी से बहनों द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया जाएगा। बड़ी राखी से बहनों द्वारा माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत किया जाएगा। बहनों द्वारा बड़ी राखी से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। सीधे आपको छतरपुर ले चलते हैं, जहां मेला ग्राउंड छतरपुर के श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए आप। कामाख्या प्रसाद जी, श्रीमती विद्या अग्निहोत्री जी, श्रीमान चंद्रभान सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, अनुकूल कृष्णदास जी इस्कान, श्रीमती ज्योति चौरसिया जी, प्रद्युम्न सिंह लोधी जी पूर्व विधायक, श्रीमान उमेश शुक्ला जी पूर्व विधायक, श्रीमान पुष्पेंद्र पाठक बुद्धन जी पूर्व विधायक, भंवर राजा जी मानवेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक, जुझार सिंह बुंदेला जी पूर्व विधायक, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष करुणैन सिंह प्रताप सिंह जी, देवेंद्र यादव जी, प्रेमचंद गुप्ता जी और जितने मंच पर बैठे जगदीश यादव जी सहित जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच का एक बार। हमारे बीच जगदीश जी भाई साहब ने बहुत अच्छे से बात कही है और हमारे दिलीप जी ने भी उस बात को बढ़ाया। एक लाइन में अभी तो मटकी पे हाथ ही नहीं गया, माखन बाकी है। भगवान राम के धाम में माता सरयू के किनारे जब यशस्वी भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं तो जमुना जी भी बुला रही है। बुला रही कि नहीं बुला रही है? जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। जब भगवान राम का आनंद आया है तो गोपाल कृष्ण का भी आना ही चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इस देश की लीला दिलीप जी, हमारे देश के नक्शे को टांग दो और देश के नक्शे पे भगवान राम के पूरे भारत के भ्रमण का आकलन ले लो।
या भगवान कृष्ण की लीलाओं का हिसाब ले लो, एक उत्तर से दक्षिण गए, दूसरे भगवान कृष्ण पूरब से पश्चिम आए, पश्चिम में द्वारका, पूरब में आसाम के ऊपर तक। पूरे देश को जानना समझना है तो दो देवताओं की जय कर दो, बोला गोपाल कृष्ण भगवान के साथ राम कृष्ण भगवान की। ये राम और कृष्ण दोनों देवताओं का स्मरण कर लो। इसके बाहर हमारी कोई संस्कृति का अलग से स्मरण करने की आवश्यकता नहीं। दुनिया में कहीं घूमो, किसी देश में चले जाओ और आप अगर इतना कह दो आप कहां से आए ये बताने की जरूरत नहीं। आप ये कह दो हम भगवान राम और कृष्ण के देश से आए हैं, वो अपने आप समझ जाएंगे आप हिंदुस्तान से आए हो, अलग से कोई परिचय देने की जरूरत नहीं। दोनों देवताओं में अद्भुत समानता है। दोनों ने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, दोनों ने अपने घर परिवार को एक तरफ रख के समाज के चिंतन करते हुए समाज के अंदर सुव्यवस्था स्थापित हो और ताकत विरोध में चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, बड़ी से बड़ी ताकत के खिलाफ समाज के जो संसाधन उपलब्ध है, समाज में जिस प्रकार का वातावरण वही हिम्मत दिलाते हुए उनके साथ बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने का संदेश देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे भगवान राम और कृष्ण ने किया है। इसीलिए हजारों साल से ये हमारी परंपरा है। आने वाली ये नवरात्रि, रावण कितना ही अहंकारी क्यों न था, सोने की लंका, 10-10 दशानन पता नहीं क्या क्या था, लेकिन मती मारी गई नैतिकता के आधार पर। और ऐसे ही कंस के दरबार में क्या बात की कमी थी, किस बात की कमी थी, लेकिन कंस ने भी अत्याचार की सीमाओं को उल्लंघन कर दिया। तो दोनों को अपने अपने कुकर्मों के आधार पर हमारे देवताओं ने उनके घर में घुस के मारा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे अतीत का गौरवशाली पक्ष। इसलिए आज हमारे ये जन्माष्टमी के अवसर पर माखन हाथ में भगवान श्री कृष्ण के और आनंद की वर्षा हो रही है। छतरपुर में छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, क्या आनंद से क्या क्या लिखा है उनके बारे में। जित जित घोड़ा मुख धरे तित तित फत्ते होए। जोरदार अभिनंदन करो। ये बुंदेलखंड की धरती, वीरों की धरती, महावीरों की धरती, पुरुषार्थी की धरती, पराक्रम की धरती। और क्या महाराज बुंदेलखंड के और हमारे बीच अपने आला उदल को भी याद करो। क्या आला उदल के लिए कितना अच्छा क्या शास्त्र बना है। एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धोस खाए मर जाए। मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकार। क्या आनंद आता है सुन सुन के। ये कोई बात मामूली हो सकती है क्या? कितनी कितनी लड़ाई लड़े आला उदल और संसार की बड़ी बड़ी ताकतें जिसके आगे सरेंडर होती थी, अपनी जान हथेली पे लग करके चंदेलों के लिए कहां से कहां तक लड़ते लड़ते पहुंच गए। वो कहानी बरसात के समय पूरा बुंदेलखंड तो क्या, पूरे देश के अधिकांश लोग जो यहां से इसको जानते हैं बड़े गर्व और गौरव से सुनाते हैं। मुझे इस बात का भी आनंद है, बुंदेलखंड की धरती अतीत के मुगल काल में जब अधिकांश जगह हमारी चुनौतियां खत्म हो गई मुगलों के द्वारा, लेकिन बुंदेलखंड ने अपना सीना अड़ा करके हर सत्ता से चुनौती ली है। ये वीरों की धरती है, ये गौरवशाली अतीत वाले लोगों की धरती। खजुराहो दुनिया की यूनेस्को की सबसे बड़ी ताकत। और खजुराहो तो क्या, अब बदलते दौर में यहां के लिए एक ही कठिनाई थी, वीर तो इतने कि जान की बाजी लगाने के लिए जैसे एक के आगे 10-10 खड़े रहते थे। इसलिए अपनी वीरता की धाक तो दुनिया में बनाई, लेकिन प्रकृति की मार के कारण से परमात्मा की लीला है।
किसी और धरती में जमीन को नीचे से पोला करो तो मिट्टी निकलेगी, चट्टान निकलेगी, पानी निकलेगा, लेकिन हीरा तो बुंदेलखंड में ही निकलता है, ये और कहीं नहीं मिलता। और पन्ना के शेर और जंगल में पन्ना के शेर और शहर में बुंदेलखंड शेर कम नहीं पड़ते हैं। अपने अपने प्रकार से अतीत के उस गौरवशाली अतीत को याद करते हुए कई सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन आज थोड़ी समय की भी कमी है। आज सवेरे हमारी सरकार बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमारी साध्वी उमा भारती जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लगभग 20-25 साल पहले से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का संकल्प उमा जी ने लिया था और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी अभिनंदन कर रहे हैं आप। अटल जी का भी क्या जीवन था, क्या सरकार चलाई उनने और क्या सब प्रकार से विचार करते थे। उन्होंने कहा बुंदेलखंड की धरती को अगर हमको सरसब्ज करना है, किसानों की जिंदगी बेहतर बनाना है, यहाँ का पलायन रोकना है, युवाओं को काम देना है, तो नदी जोड़ो अभियान आना चाहिए। नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान से हमारा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश वाला और उत्तरी यूपी वाला भी दोनों के लिए पानी का इंतजाम अगर करना है तो केन बेतवा जोड़ दो। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, पता नहीं कांग्रेस पार्टी का जन्म किस घड़ी में हुआ। जब भी करते उल्टा ही करते, सीधा होता ही नहीं उनसे। ये नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई तो कांग्रेस के लोगों ने आंदोलन कर दिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नहीं नदी से नदी नहीं जोड़ना चाहिए। अरे लोग भूखे मर रहे हैं, किसान का खेत प्यासा है, उसके पास मेहनत के अपने हाथ हैं और खेत को क्या चाहिए। हमने पारस नहीं देखा कि वो सोना बनाता है, पारस लोहे से छुआ दो तो सोना हो जाता है। लेकिन ये तो पक्की बात है, सूखे खेत में पानी फेर दो फसल सोने की हो जाती है, ये पक्की बात। किसानों की प्रतिभा के बलबूते पर आज से 25 साल पहले भी पानी आ सकता था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान चलने नहीं दिया। मुझे इस बात का आनंद है, हमारी सरकार बनते ही यशस्वी प्रधानमंत्री का दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाओ। हमारी कई पीढ़ियां तर जाएगी, हमारे अब परिवार से कोई पलायन नहीं होगा। और आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो आशीर्वाद दिया केन बेतवा नदी जोड़ो